जय हिंद। नेट में कुछ प्रॉब्लम आ जाने के कारण कल वीडियो नहीं पड़ा, इसके लिए सॉरी। तो चलिए आज हम लोग क्रैश कोर्स की कड़ी में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये संविधान का भाग 1 है। तो देखिए अभी हमने नहीं बताया, लास्ट में हम पूरा हिसाब किताब बताएंगे कि संविधान में कुल कितने भाग हैं। 22 भाग हैं, हालांकि बढ़ गए हैं, वो लास्ट में बताया जाएगा। 395 अनुच्छेद हैं, ये भी बढ़ गए हैं। और कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। तो इसका हिसाब किताब लास्ट में जब अनुसूची बताएंगे तब हम बताएंगे। यहां आज पहले भाग को पढ़ते हैं, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 1 है, अनुच्छेद 1 से 4 तक है। और ये अनुसूची 1 भी है। अनुसूची 1 जब अनुसूची बताएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि अनुसूची 1 में भी इसका उल्लेख है। 1 तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 अनुसूची 1। तो इस चैप्टर में 2 चीजें आप देखेंगे, राज्यों का पुनर्गठन और नए राज्य का संघ में प्रवेश। तो देखिए भारत में 2 तरह की गवर्नमेंट है, एक संघ सरकार और दूसरी राज्य सरकारें हैं। तो भारत में वर्तमान में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश कैसे अस्तित्व में आए, उसी की कहानी हम राज्यों के पुनर्गठन के अंतर्गत बताएंगे। तो चलिए राज्यों के पुनर्गठन का इतिहास देखते हैं कि कैसे ये राज्य अस्तित्व में आए। तो अंग्रेजी काल में ही भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग होने लगी थी। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग का मतलब, जैसे तेलुगु भाषा जो लोग बोलते हैं उनके लिए अलग राज्य, जो तमिल बोलते हैं उनके लिए अलग राज्य। तो इस तरह भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर् की मांग अंग्रेजी काल से ही होने लगी थी, क्योंकि उस समय बिहार, उड़ीसा, असम का भाषाई राज्य पर पुनर्गठन, भाषाई आधार पर पुनर्गठन कर दिया गया था। तो चूंकि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन में बहुत बड़ा खतरा है। खतरा यह है कि ऐसे में जैसे मान लीजिए तेलुगु भाषी क्षेत्र को एक आंध्र प्रदेश के रूप में बना दिया जाए, ऐसे भाषा के आधार पर पंजाबी भाषा जो बोलते हैं उनके लिए पंजाब बना दिया जाए, तो केवल भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा तो दिक्कत क्या होगी? ये स्वतंत्र राजनीतिक इकाई बन जाएंगे, कहेंगे हमको अलग कर दो। इसीलिए देश की एकता अखंडता को दिमाग में रखकर भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को विभिन्न आयोगों के द्वारा ठुकरा दिया गया। तो कैसे कैसे मामला आगे बढ़ा, वही इतिहास हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए हमने बताया अंग्रेजी काल से ही राज्यों के भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग हो रही थी, लेकिन जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को लेकर एक आंदोलन छिड़ गया। अब जब आंदोलन छिड़ गया तो इसे देखते हुए सरकार ने एसके दर आयोग का गठन किया। तो इस एसके दर आयोग ने 1948 में अपनी रिपोर्ट में कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ठीक नहीं है,
पुनर्गठन का आधार प्रशासनिक सुविधा होना चाहिए, देश की एकता अखंडता होना चाहिए। ठीक, तो इसने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को ठुकरा दिया। आंदोलन और तेज हो गया। जब आंदोलन और तेज हो गया तो 3 दिग्गज नेताओं के नेतृत्व में एक समिति गठित हुई जिसको जेवीपी समिति कहा जाता है। जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब वल्लभ भाई पटेल और पी का मतलब पट्टाभी सीतारमैया। ये 3 बड़े बड़े नेता थे और नेता का गुण आप जानते ही हैं, कोई बात क्लियर कट नहीं करते। इन्होंने, इस समिति ने कहा, 49 में अपनी रिपोर्ट दी। इसने कहा चूंकि हम जनतंत्री हैं इसलिए हमें जन भावना को देखते हुए भाषाई आधार पर राज्यों की पुनर्गठन की बात मान लेनी चाहिए। हालांकि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ठीक नहीं है। एक तरह से मामले पर लीपापोती की और सिफारिश को ठंडे बस्ते में डाल दिया। जब सिफारिश को ठंडे बस्ते में डाल दिया तो आंदोलन और तेज हो गया। आंदोलन इतना तेज हो गया कि एक तेलुगु भाषी क्षेत्र के मतलब वही आंध्रा के तेलुगु भाषी क्षेत्र के एक नेता थे पोट्टी श्री रामल्लू। तो रामल्लू ने 58 दिन की भूख हड़ताल की जिससे उनकी मृत्यु हो गई। अब रामल्लू की मृत्यु ने आग में घी का काम किया। आंदोलन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। जब आंदोलन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो आनन फानन में नेहरू जी की सरकार ने भाषाई आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया। अब देखिए रामल्लू कहां के थे? तेलुगु भाषी क्षेत्र के। तेलुगु भाषी क्षेत्र कौन है? आंध्र प्रदेश। तो आनन फानन में आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया। और यह सवाल खूब पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? तो उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। जब आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया तो यह हुआ कि भाई इससे तो लोगों का मन बढ़ जाएगा और आंदोलन और तेज हो सकता है। इसलिए मामले के अस्थायी समाधान हेतु एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया 1953 में। इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली बनाए गए, इसीलिए इसे फजल अली आयोग भी कहा जाता है या फजल अली आयोग। इसे फजल अली आयोग भी कहा जाता है। अब देखिए इस आयोग के सदस्य हृदयनाथ कुंजरू थे, इसके अलावा के.एम. पणिकर भी थे। तो 2 सदस्य और थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिकर। तो ये 3 सदस्यीय आयोग था। इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी और अपनी रिपोर्ट में क्या कहा कि ये देखिए लिखा गया है कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार प्रशासनिक सुविधा और देश की एकता अखंडता होना चाहिए, भाषा नहीं। इसका मतलब भाषाई आधार पर इसने भी राज्य के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। अब जब अस्वीकार कर दिया तो उसने और क्या कहा कि वर्तमान में एबीसीडी के रूप में जो राज्यों का वर्गीकरण है उसको समाप्त कर दिया जाए। दरअसल जैसे आज है संघ सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार, तो इस तरह पहले नहीं था। पहले क्या था?
पहले राज्यों की श्रेणी बनाई गई थी, ए श्रेणी के राज्य, बी श्रेणी के राज्य, सी श्रेणी के राज्य, डी श्रेणी के राज्य। तो इन्होंने कहा है कि पहला काम ये करिए, ABCD के रूप में जो राज्यों का वर्गीकरण है उसको समाप्त करिए और उसके स्थान पर 16 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाइए। ये भी सवाल पूछा जाता है, याद होना चाहिए। 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएं। तो सरकार को इनकी बात समझ में आ गई, तो सरकार ने थोड़ा बहुत इसमें संशोधन कर दिया और संशोधन करके राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित करा दिया गया संसद से। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया और इसी अधिनियम के तहत पहली बार 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो ये आपको याद रखना है कि पहली बार कितने राज्य बनाए गए? 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद धीरे धीरे राज्यों का पुनर्गठन होता रहा। तो पहली बार 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। इसके बाद 15वें राज्य के रूप में गुजरात आया। गुजरात कैसे आया? पहले बंबई में था, तो बंबई को बांटकर 2 राज्य बनाए गए। 15वां राज्य गुजरात और इसके बाद महाराष्ट्र। तो ये 2 राज्य अस्तित्व में आए, गुजरात और महाराष्ट्र। इसके जस्ट बाद नागालैंड 63 में आया, 1963 में नागालैंड आया। फिर 1966 में पंजाब को बांट दिया गया। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश आया। ये 3 राज्य, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा आया। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा 1972 में। 1974 में सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। दरअसल पहले सिक्किम में क्या था, वहां राजतंत्र हुआ करता था। तो वहां राजतंत्र हुआ करता था, तो अंग्रेजी काल में सिक्किम से समझौता किया गया। इसको अंग्रेजों ने एक बफर राज्य के रूप में विकसित किया। मतलब 2 बड़े राज्यों के बीच एक छोटा सा सैंडविच स्टेट, कि जिससे 2 राज्यों का सीधे टकराव ना हो। तो सिक्किम को बफर राज्य के रूप में विकसित किया। और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो यह हुआ कि सिक्किम के मामले में विदेश, संचार और रक्षा की जिम्मेवारी भारत सरकार की होगी, बाकी सिक्किम को स्वतंत्र छोड़ दिया गया। लेकिन 1974 में सिक्किम को भारत संघ में मिला लिया गया। पहले सह राज्य के रूप में मिलाया गया कि भारत के साथ ये रहेगा। तो इसके लिए संविधान में 35वां संशोधन किया गया। 35वां संशोधन, ये संशोधन में आपको बताएंगे तो जान लीजिए। 35वां संशोधन किया गया। तो 1974 में 35वें संशोधन द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। फिर 75 में ही 36वां संशोधन करके, चलिए संशोधन बाद में देख लीजिएगा, 36वां संशोधन करके अन्य राज्यों की तरह इसे पूर्ण राज्य बना दिया गया। तो 74 में सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया, 75 में पूर्ण राज्य बना दिया गया। ये डेट भी, ये सन भी आपको याद करना है। आगे चलिए देखिए, 1986 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश आए। 86 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। 87 में गोवा का गठन हुआ। 2000 में, सन 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 3 राज्य बने। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड 3 राज्य बने। 1914 में आंध्र प्रदेश को काटकर तेलंगाना बनाया गया। ये तो आप ही के जमाने में हुआ। कौन? तेलंगाना। फिर 31 अक्टूबर 1919
को दो केंद्र शासित प्रदेश आए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। दरअसल जम्मू कश्मीर पहले एक पूर्ण राज्य था। अगस्त 1919 में इसको दो टुकड़ों में बांट दिया गया, राज्य का दर्जा छीन लिया गया, दो टुकड़ों में बांट दिया गया और एक टुकड़ा जम्मू कश्मीर कहलाया और दूसरा लद्दाख कहलाया। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विभाजन हुआ अगस्त 1919 में, वो कब लागू हुआ? विभाजन वाला अधिनियम 31 अक्टूबर 1919 को लागू हुआ। ठीक, सरदार पटेल की जयंती है। अब देखिए आगे चलकर 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमनदीप का विलय कर दिया गया। पहले ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, अब दोनों का विलय कर दिया गया। अब एक ही केंद्र शासित प्रदेश हो गया, उसकी राजधानी दमन है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जो यात्रा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों से शुरू हुई थी, वह यात्रा आज कहां तक पहुंच गई? 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में। अब ये यात्रा तो आगे बढ़ती रहेगी, हो सकता है आगे उत्तर प्रदेश का भी विभाजन हो जाए या किसी राज्य का विभाजन हो सकता है। तो यही राज्यों के पुनर्गठन की कहानी रही। तो इस कहानी में आपको केवल इतना ही समझना है कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग हो रही थी। इस मांग को देखते हुए समस्या को सुलझाने हेतु एसकेदर आयोग गठित हुआ, फिर जेवीपी समिति गठित हुई, फिर मामले में ट्विस्ट आता है और वो ट्विस्ट कौन सा है? रामल्लू की मृत्यु। यही रामल्लू की मृत्यु राज्यों के पुनर्गठन का आधार बनती है और पहला भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश गठित होता है। मामले के स्थायी समाधान के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग का गठन होता है। फजल अली आयोग भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को ठुकरा देता है और कहता है पुनर्गठन का आधार प्रशासनिक सुविधा और देश की एकता अखंडता होनी चाहिए। सरकार फजल अली आयोग की सिफारिश को मान लेती है और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित करती है। पहली बार 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आते हैं और सवाल यही पूछा जाता है, और ये चाहे याद करिए चाहे ना, लेकिन सवाल यही पूछा जाता है 15वां राज्य कौन था? तो 15वां राज्य गुजरात हुआ। और फिर 2019 आपके सामने 2019 में आपके सामने जम्मू कश्मीर और लद्दाख का गठन किया गया और इसके बाद दादर नगर हवेली और दमनदीप को मिलाकर क्या हो गया? एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इस तरह कुल 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हुए। अब 2 मिनट में ये भी देख लीजिए कि राज्यों नए राज्य का संघ में प्रवेश कैसे होता है या राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कैसे होता है। बस 2 मिनट में ये भी सही हो जाएगा। तो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे कि राज्यों के नामों सीमाओं में परिवर्तन और नए राज्य का गठन है। तो राज्यों के नामों सीमाओं में परिवर्तन और नए राज्य का गठन नए राज्य का गठन।
का गठन। ठीक, ये देखिए, ये है तो अनुच्छेद 2 में भी, लेकिन ये पूरा नए राज्य के गठन की प्रक्रिया हो या राज्यों के नामों में परिवर्तन की बात हो या सीमाओं में परिवर्तन की बात हो, ये अनुच्छेद 3 में है, अनुच्छेद 3 में है। ठीक, अब देखिए, अनुच्छेद 3 पढ़ने से पहले आपको ये बता दें कि अनुच्छेद 1 में कहा गया है, अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? भारत जो कि इंडिया है, राज्यों का एक यूनियन होगा। भारत जो कि इंडिया है, राज्यों का एक यूनियन होगा। ठीक, भारत जो कि इंडिया है, राज्यों का एक यूनियन होगा। तो ये यूनियन शब्द कनाडा से लिया गया है। हर चैप्टर में हम बताएंगे कहां से कौन चीज ली गई है। कनाडा से, एक ब्रिटिश कोलंबिया है कनाडा में, वहां का जो संविधान है वहीं से यूनियन लिया गया है, यूनियन शब्द। तो भारत में संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है संविधान में, यूनियन शब्द का, वो कनाडा से लिया गया है। तो भारत जो कि इंडिया है, राज्यों का एक संघ है। तो कितने राज्यों का संघ है? कितने राज्यों का यूनियन है? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश का यूनियन, केंद्र शासित प्रदेश का यूनियन, प्रदेशों का यूनियन, ठीक, का यूनियन। अब देखिए, ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का यूनियन है, लेकिन ये मामला अस्थायी नहीं है, क्योंकि राज्यों का विभाजन किया जा सकता है। कई राज्यों को बांटकर एक नया राज्य बनाया जा सकता है। तो इसीलिए भारत को अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ कहा जाता है। मतलब राज्य तो भारत से अलग नहीं हो सकते, लेकिन राज्यों का विनाश करके नया राज्य बनाया जा सकता है। तो अविनाशी राज्यों का विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है भारत। क्या है? संघ शासन बताएंगे तो बताएंगे विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। अविनाशी संघ मतलब संघ, भारत का विभाजन नहीं हो सकता, लेकिन राज्यों का विभाजन करके एक नया राज्य बनाया जा सकता है। तो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। तो हम कैसे नए राज्य बनाएंगे इसको देख लीजिए। नए राज्य बनाना हो या राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो, सबके लिए प्रक्रिया एक है, और वो प्रक्रिया किसमें बताई गई है? अनुच्छेद 3 में। तो कैसे है प्रक्रिया? कैसे है तीनों काम के लिए प्रक्रिया कैसे है कि सबसे पहले क्या है? पहले राष्ट्रपति प्रभावित होने वाले राज्यों से विचार विमर्श करेगा। औपचारिक विचार विमर्श है, चाहे राज्य सहमति दें या सहमति ना दें, राष्ट्रपति के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रभावित राज्यों से राष्ट्रपति
का औपचारिक विचार विमर्श। औपचारिक विचार विमर्श, जैसे दो राज्य को काटकर अगर नया राज्य बनाया जा रहा है तो उन राज्यों से औपचारिक विचार विमर्श करेगा कौन? राष्ट्रपति। विचार विमर्श, ठीक। अब राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, पूर्व अनुमति से, अनुमति से संसद के किसी सदन में, राज्यसभा या लोकसभा, संसद के किसी सदन में विधेयक, किसी सदन में विधेयक लाया जाएगा। सदन में विधेयक मतलब जिससे विधान या कानून बने वही विधेयक। विधेयक के बारे में डिटेल बताया जाएगा आगे। तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद के किसी सदन में विधेयक लाना, ठीक। अब विधेयक का विधेयक साधारण बहुमत से पारित होना। विधेयक का साधारण बहुमत से पारित होना, साधारण बहुमत से पारित होना, बहुमत से पारित होना, पारित होना, ठीक है, पारित होना, पारित हो गया। अब पारित होने के बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देगा, नए राज्य का गठन हो जाएगा, या राज्य की सीमा में परिवर्तन हो जाएगा, या राज्य के नाम में परिवर्तन हो जाएगा। तो चौथा है विधेयक पर विधेयक पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर। पारित विधेयक पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर, ठीक। हस्ताक्षर हो गया तो क्या है? नए राज्य का गठन हो जाएगा, राज्य की सीमा में परिवर्तन हो जाएगा, या राज्य के नाम में परिवर्तन हो जाएगा, जो भी करना हो। लेकिन यहां याद आपको रखना है कि राज्यों के नामों सीमाओं में परिवर्तन और नए राज्य के गठन की शक्ति अगर पूछा जाए, ये कौन करता है? शक्ति संसद में है, राष्ट्रपति में नहीं माना जाएगा। संसद में अगर आपसे पूछा जाए नए राज्यों के गठन की शक्ति किसके पास है, तो संसद में है। तो यही प्रक्रिया है। प्रभावित होने वाले राज्यों से राष्ट्रपति औपचारिक विचार विमर्श करेगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद में विधेयक लाया जाएगा, विधेयक साधारण बहुमत से पारित होगा, विधेयक पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होगा, नए राज्य का गठन हो गया। लेकिन इस नए राज्य के गठन को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ये आपको आगे बताया जाएगा, चाहे लिख लीजिए, लेकिन इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ये ध्यान रहे। लेकिन इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ये पूछा जाता है, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, संशोधन नहीं, ये नोट करिएगा। तो इसमें दो चीज नोट करने वाली बात है कि इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, और दूसरा नोट करने वाली बात है कि शक्ति संसद के पास है, ठीक। यूनियन शब्द कनाडा या ब्रिटिश कोलंबिया। तो यहीं पर आज समाप्त करते हैं, और शाम को हो सकता है हम एथिक्स का वीडियो डालें, तो साथ साथ मेंस भी करते चले। धन्यवाद।